गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट एग्रीकल्चर में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी। सेकेंड यूनिट में मैंने आपको क्लाइमेट पढ़ाया, वेदर बताया, एलिमेंट्स ऑफ वेदर मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें दो टॉपिक अपने क्लियर करे मैंने, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। रेनफॉल के अकॉर्डिंग अपने कौन कौन से जोन होते हैं वो जोन मैंने आप लोगों को बताए थे, एरिड जोन, सेमी एरिड जोन, ह्यूमिड जोन और सेमी ह्यूमिड जोन। ठीक है, कि कितना रेनफॉल होता है उस अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करती है और कितने टाइम पीरियड में तक वो ग्रो कर पा रही है। ठीक है, देर आफ्टर सेकेंड हमने देखा था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है और एक एवरेज टेम्परेचर कितना हो सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। देर आफ्टर मैंने आप लोगों को टेम्परेचर में ही 3 टाइप ऑफ बताई थी, क्रॉप, रबी, खरीफ और जैद। तो 3 टाइप ऑफ क्रॉप हमने अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर पढ़ी थी। उनका टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा, कितने कौन से टाइम पीरियड में उनको ग्रो कराया जाता है, कौन से में हार्वेस्टिंग होती है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन सी क्रॉप जो है रबी, खरीफ और जैद में होती है। आज हम थर्ड एलिमेंट ऑफ वेदर लेते हैं। थर्ड एलिमेंट ऑफ वेदर है ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एलिमेंट होता है वेदर का। ह्यूमिडिटी क्या रहती है, एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर रहता है, ठीक है, एट अ टाइम जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एनवायरनमेंट में, विंड में, तो दैट इज ह्यूमिडिटी। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसे अपन ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ह्यूमिडिटी होती है, ये इस ह्यूमिडिटी को यदि अपन को मेजर करना होता है तो अपन कैसे करते हैं, 2 तरीके से हम लोग ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक होती है एब्सोल्यूट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और दूसरी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव क्या होता है, रिलेशन निकालते हैं। जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे, वो चीज़ कहलाती है एब्सोल्यूट। अब उसमें रिलेशन अपने हमें निकालना है कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ह्यूमिडिटी कितनी थी 20, ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ती हुई कितनी हो गई 40। तो हम किससे रिलेशन निकाल रहे हैं, इससे रिलेशन निकाल रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी इज नॉन एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्लियर। देन फिर आते हैं अपन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। किसी एक पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर एरिया में जो ह्यूमिडिटी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। थर्ड जो टर्म आती है वो क्या आती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो ह्यूमिडिटी रहती है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक बोल रहे हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, पर्टिकुलर मास ऑफ वाटर वेपर टू द गिवन मास ऑफ एयर। एक पर्टिकुलर अपन ने मास ऑफ एयर, मान लो एक रूम की एक पर्टिकुलर अपन ने ले ली एयर, उसमें कितना वाटर वेपर होता है, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। उसको अपन क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर जिसके अकॉर्डिंग करते हैं उसको अपन बोलते हैं साइकोमेट्रिक। क्या नाम देते हैं उसे अपन, उसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन फोर्थ फैक्टर पे। फर्स्ट हो गया रेनफॉल, देन टेम्परेचर, देन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में बस इतना ध्यान रखना है कि एयर में जो वाटर वेपर होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। 3 टाइप से मैंने आप लोग को बताया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। रिलेटिव, किसी से रिलेशन निकालते हुए जब हम ह्यूमिडिटी निकाल रहे हैं, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट है वहाँ की ह्यूमिडिटी, वो होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कि एक पर्टिकुलर मास ऑफ एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, वो क्या कहला रही है, आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और उसका मेजरमेंट जो होता है वो क्या कहला रहा है, साइकोमेट्री कहला रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। नेक्स्ट इसका एलिमेंट ऑफ वेदर है विंड वेलोसिटी। विंड की वेलोसिटी भी जो होती है वो वेदर को इफेक्ट करती है। ठीक है, विंड वेलोसिटी क्या रहती है, विंड वेलोसिटी में एक आता है आपका एयर करंट। एयर करंट क्या है, वर्टिकल, नियरली वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर जो मूव कर रही है वर्टिकली वो क्या कहला रहा है, उसका एयर करंट कहला रहा है। ठीक है, देन अपन इस अकॉर्डिंग विंड को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। एक होती है मॉनसून विंड। मॉनसून विंड जो होती हैं वो क्या है, जो रेन को लेकर आ रही हैं।
ठीक है, जब हम रेन को लेकर आ रही है, कैसे लेकर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ कि आपके पास क्या है, एक तो लैंड है यहाँ पे, इधर क्या है सी, ठीक है, तो यहाँ तो क्या हो गया वाटर हो गया और यहाँ क्या होगी सॉइल होगी, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको मॉनसून विंड की बात बता रही हूँ। तो मॉनसून विंड को बताने से पहले कैसे आपकी क्या होगा, विंड में वाटर जो होता है वो वाटर है और वो उसको वाटर के साथ वो मूव करती है विंड, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को समझेंगे। तो उसमें क्या होता है कि लैंड वाला एरिया जो है वहाँ पे सॉइल होती है, हमें ये चीज़ ध्यान है, सॉइल जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो यदि अपन दिन के समय की बात करते हैं डे में, तो दिन के समय क्या होता है बच्चों कि दिन में सॉइल जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है, हॉट होती है, और ये भी गर्म होती है, आपका वाटर भी गर्म है, बट आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं सॉइल से। तो सॉइल की तुलना में वाटर जो होता है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर डाउन होता है। यहाँ पे सॉइल का टेम्परेचर क्या है ज़्यादा, सॉइल की तुलना में वाटर का टेम्परेचर जो होता है कंपैरेटिवली इसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। तो टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा अपन निकालेंगे, वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो क्या है वो कम है, यहाँ प्रेशर क्या हो गया, यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो हमेशा जो विंड होती है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अगेन दोबारा से बताती हूँ मैं तुम्हें कि सॉइल जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। सॉइल का टेम्परेचर भी हाई रहता है नॉर्मली वाटर की तुलना में। तो सॉइल का जो टेम्परेचर है, अपन डे की बात कर रहे हैं, तो सॉइल का जो टेम्परेचर है वो क्या है हाई है, किसके कंपैरेटिव में, वाटर के कंपैरेटिव में। तो मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या बोलूँगी, लो बोलूँगी, ठीक है। अब जब इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है तो इसका जस्ट अपन क्या देते हैं अपोजिट लेते हैं, इसका टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा कम होता है, और यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो विंड जो होती है अपने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो मैं ये बोलूँगी दिन के समय यदि विंड की डायरेक्शन हमें देखनी है तो दिन के समय विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, सी टू लैंड, यानी वो सी टू लैंड की तरफ मूव करती है। इस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, इस कंडीशन को अपन कहते हैं सी ब्रिज। इसको अपन क्या कह रहे हैं, सी ब्रिज नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आती हूँ स्टूडेंट्स में, नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी। अब अपन आते हैं, ये तो मैंने डे की बताई थी, अब अपन आते हैं नाइट में। नाइट में लैंड और सी, ठीक है, यहाँ पे भी सॉइल एंड वाटर। मैंने आप लोग को ये बात बोली थी कि सॉइल जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो नाइट के समय यहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, लो होगा कंपैरेटिवली वाटर का टेम्परेचर सॉइल की तुलना में ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो रही है और उतनी जल्दी ठंडी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या है डाउन हो जाएगा। तो नाइट में अगर हमें पूछा जाए कि एयर कहाँ पे मूव कर रही है तो वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है, ठीक है, नाइट में, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। तो नाइट में वो कहाँ से, लैंड से कहाँ पे कर रही है मूव, सी की तरफ मूव कर रही है। इसको हम नाम देते हैं लैंड ब्रिज। जब हम विंड वेलोसिटी की बात करें तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एयर करंट जो मूवमेंट होता है एयर का वर्टिकली वो कहलाता है एयर करंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड हम लोग बात करते हैं तो विंड कैसे है ना आपकी जनरेट हो रही है और कैसे मूव कर रही है वो चीज़ हमें देखनी है। तो वो चीज़ के लिए हम लोगों ने ये देखा कि लैंड और सी में डिफरेंस करके देखा कि लैंड में डे के समय टेम्परेचर हाई रहता है कंपैरेटिवली वाटर, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो विंड होती है वो सी टू लैंड की तरफ मूव करती है डे टाइमिंग में, और उसको अपन सी ब्रिज नाम देते हैं। बट नाइट में क्या होता है, सॉइल बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इस कारण सॉइल का टेम्परेचर डाउन होता है। सी का टेम्परेचर जो होता है या वाटर का टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पर सॉइल का प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। तो रात के समय जो मूवमेंट ऑफ विंड की बात करूँ तो वो क्या होगा, आपका लैंड टू सी होगा, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, लैंड ब्रिज नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से मूवमेंट। अब आते हैं अपन मॉनसून विंड की बात कर रही थी मैं कि मॉनसून कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग को पता चला कि कैसे मूवमेंट हो रहा है विंड का। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, जैसे आपके मॉनसून विंड में दो चीज़ें बता रहा है, एक तो साउथ वेस्ट
और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट। अभी जो हमारा मानसून है वो ये वाला साउथ वेस्ट। कैसे? देखो बच्चों, ये नीचे की तरफ अपने इंडिया में नीचे की तरफ का ये एरिया है, इस तरफ यहाँ पे सी है, ये हमें पता है। तो हाई प्रेशर आपका कहाँ पे जनरेट हो रहा है? वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इस जगह पे। तो यहाँ से एयर जो होती है वो उठ रही है, उठ के वो किस तरफ मूव करती है? लैंड की तरफ मूव करती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वाटर से एयर उठ रही है और मूव कर रही है लैंड की तरफ। तो उसके सी से वो उठ रही है और लैंड की तरफ मूव कर रही है, तो एयर के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या आ जाती है? वाटर वेपर्स आ जाते हैं। और वो जो वाटर होता है पूरा, वो वाटर जो होता है धीरे धीरे उसके साथ उठता है, उठने के साथ साथ इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है विंड के साथ साथ उसका, ठीक है। तो वो उठता है, उठते उठते वो धीरे धीरे ये वाला जो पोर्शन रहता है अपना, यहाँ से उठ रहा है मानसून आपका, ठीक है। क्यों उठ रहा है वो मैंने बताया, प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि समर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहने के कारण सी में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर के बढ़ने के कारण बच्चों क्या होता है कि यहाँ से आपकी जो एयर उठ रही है वो एयर वाटर वेपर को लेके है ना, वाटर वेपर को लेके उठती है, साउथ वेस्ट से उठ रही है वो, और एग्जैक्टली वो इस जगह पे आके आपके क्या कर देती है, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन करती है। तो ये वाला जो मानसून होता है, क्योंकि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, साउथ वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस मानसून को मैं क्या बोलती हूँ, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। समर के कारण जो आपके रेन हो रही है वो कहलाता है साउथ वेस्ट, क्योंकि वो साउथ से हवाएं उठ रही हैं, उठ के वो एग्जैक्टली जाके कहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रही है, रेन कहाँ पर होती है आपकी नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जाके वो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये मानसून क्या कहलाता है, साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है, जो कि समर का रहता है। पर आपको ये ध्यान होगा कि विंटर में भी बारिश होती है, तो उसको बोलते हैं अपन नॉर्थ ईस्ट। वो कैसे होता है नॉर्थ ईस्ट, वो इस जगह पे भी हम लोग के सी है, ध्यान है, ठीक है। तो इस जगह पे यहाँ पे है पाकिस्तान, और उसके बाद इस जगह पे जो सी होता है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है विंटर के समय, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ से जब विंड उठती है और उठने के बाद फिर इस तरफ आके जब रेन हो रही है, तो ये वाला जो मानसून होता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। और ये वाला विंटर वाला मानसून होता है, जो कि आपके किस समय होती है बारिश, जनवरी फरवरी फेब में जो बारिश होती है वो वाली किस मानसून के कारण होती है, नॉर्थ ईस्ट के कारण। अब ये आपसे पूछे कि वो कहाँ के कारण हो रही है, वो इस जगह पे जो सी है उस जगह पे विंड में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने के कारण वहाँ से मानसून उठता है और आके इस जगह पे आके वो क्या कर रहा है, रेन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। साउथ ईस्ट जो होता है, मेनली हमारे यहाँ पे जो बरसात हो रही है वो किस मानसून के कारण हो रही है, साउथ ईस्ट के कारण, जो अभी जनरली अपने अभी रेनी सीजन जो चलता है रेगुलरली, वो वाला आपका कौन सा मानसून होता है, साउथ ईस्ट मानसून होता है। पर ठंड के समय जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो किसके कारण होती है, नॉर्थ ईस्ट के कारण होती है, ठीक है। तो ये सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, विंड वेलोसिटी। विंड की जो वेलोसिटी होती है वो भी डिपेंड करती है, यहाँ से जितनी ज़्यादा प्रेशर से उठेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे वो क्या करेगा, कंडेंस्ड होकर प्रेसिपिटेशन करेगा। सेम यहाँ पे भी कंडीशन, जितना ज़्यादा प्रेशर से, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से उठता है, पहले इस तरफ रेन होती है, फिर यहाँ होती है, फिर अरावली हिल्स से वो टकराता है, टकरा के राजस्थान में करता है और लौटता हुआ मानसून फिर वापस वहाँ जाता है। तो ये पूरा का पूरा इंडिया को कवर कर लेता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानसून जो होता है वो कौन सा होता है, साउथ वेस्ट वाला, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट जनरली ठीक है होता है, पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है फार्मर्स को, बहुत सारी क्रॉप जो होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो मेन मानसून जो है हमारे यहाँ पे किस कारण से होता है, साउथ वेस्ट मानसून रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, एलिमेंट की बात करें हम, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका सनसाइन। रेनफॉल हो गया जो क्रॉप के लिए इफेक्टिव होता है। सेकंड हमने जो पढ़ा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है क्रॉप को। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी हमने क्यों देखी, क्योंकि उससे मानसून आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं अपन सनसाइन पे।
पहली बात सन साइन की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, तो मैंने वहाँ टेम्परेचर में आप लोगों को बताया था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने का एक सोर्स सन भी होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, जितना ज़्यादा सनलाइट रहती है उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जितनी कम सनलाइट होती है टेम्परेचर उतना डिक्रीज होता चला जाता है। तो मेन सोर्स टेम्परेचर का सनसाइन है। नेक्स्ट यदि अपन सोलर रेडिएशन की बात करें तो ये जो सोलर रेडिएशन होती है वो प्लांट्स में हमें पता है क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लोरोफिल क्या करता है, इसी लाइट को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद क्या कर रहा है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको जब ऑब्जर्व कर लेता है तो वहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम लोगों ने ये पढ़ा है, और क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, जिसको हम लोग एज अ फूड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो सन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, पहली तो इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बताया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करना, और वही टेम्परेचर जो होता है आपका क्या कर रहा है, अलग अलग तरह की क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सेकंड चीज़ ही मैंने क्या बताई कि सनलाइट को लेके प्लांट्स जो होते हैं वो फूड फॉर्मेशन करते हैं, प्लांट बोलो या एल्गी बोलो, फूड फॉर्मेशन करते हैं, और वो उस पर जो अदर एनिमल्स डिपेंड होते हैं इनडायरेक्टली वो सन पे डिपेंड है। थर्ड अपन देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि सोलर रेडिएशन की बात करें तो किस अकॉर्डिंग वो आपको इफेक्ट कर रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड पीरियड ऑफ लाइट। क्या क्वालिटी होती है, इंटेंसिटी यानी वेवलेंथ को देखते हुए अपन वर्क करते हैं। फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं बायोलॉजी में, तो तुम्हें इंटेंसिटी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस वेवलेंथ की लाइट को अपन है ना ये लोग प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं, उससे कम होती है, उससे ज़्यादा होती है, उस वेवलेंथ की लाइट को प्लांट्स एब्जॉर्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस भी उन्हीं वेवलेंथ की लाइट पे होता है, बाकी नहीं होगा। नेक्स्ट अपन मेन जो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ लाइट। ठीक है, पीरियड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग 3 टाइप ऑफ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट, सेकंड होता है शॉर्ट डे प्लांट, और थर्ड होता है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अब ये मैंने बोला पीरियड ऑफ लाइट, इसको एक टर्म ऑफ नाम देते हैं हम फोटो प्रियोडिज्म, फोटो प्रियोडिज्म इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, फोटो प्रियोडिज्म में क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की लाइट चाहिए होते हैं, एक क्रिटिकल टाइम पीरियड अपन ले लेते हैं, उससे ज़्यादा की टाइम पीरियड की लाइट चाहिए होती है फॉर द फ्लावरिंग। फ्लावर प्लांट में फ्लावर के आने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर एक क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा की लाइट की ज़रूरत होती है तो उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्रिटिकल पीरियड से कम पीरियड की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और डे न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट में अपने को लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी भी टाइम पीरियड में उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, तो वो उस तरह के प्लांट क्या कहलाते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट कहला रहे हैं। तो अब ये जो 3 टाइप के मैंने बताए, तो 3 टाइप में लगभग आपका मिनिमम लाइट टाइम पीरियड यहाँ पे ही बता रहा है 10 to 12 आवर्स की लाइट यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तभी फ्लावरिंग होगी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये वाली जो क्रॉप होती है ये ग्रो करती हैं, इनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। शॉर्ट डे प्लांट की बात करूँ तो मिनिमम इसमें 8 आवर्स की लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, राइस, ठीक है, राइस हो गया, मेज, ये क्रॉप किस में आ रही है आपकी, शॉर्ट डे प्लांट में आ रही है। और डे न्यूट्रल कोई इफेक्ट, कोई टाइम पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसमें कौन से आते हैं, कुकुम्बर, इसमें जो क्रॉप आ रही है कुकुम्बर, रोज, जिसे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसमें ये वाली क्रॉप आती है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को सन साइन के अकॉर्डिंग बताया। सन साइन में एक तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से उस अकॉर्डिंग आपकी क्रॉप, मैंने 3 तरह की क्रॉप बताई थी आपको, रबी, खरीफ और जैद।
सेकेंड कंडीशन मैंने आपको बताई कि सनशाइन या सोलर रेडिएशन जो होती है उससे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है जिससे फूड फॉर्मेशन होता है प्लांट में। तो लाइट की क्वालिटी और लाइट की इंटेंसिटी दोनों इफेक्ट करती हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। थर्ड कंडीशन मैंने आप लोगों की क्या ली, पीरियड ऑफ लाइट। पीरियड ऑफ लाइट में जो टर्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की लाइट प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है जिससे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होगी तो उससे फ्रूट्स बनेंगे और सीड्स का फॉर्मेशन होगा, ये हम लोग को पता है। तो फ्लावरिंग के लिए के अकॉर्डिंग 3 टाइप ऑफ प्लांट मैंने आप लोग को बताया, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है, आपको कम से कम 10 to 12 आवर्स के टाइम पीरियड की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है तभी फ्लावरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। इसमें वीट और बार्ली क्रॉप बताई मैंने। सेकंड है शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स में 8 आवर्स की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें राइस और मेज हो गया। एंड लास्ट हो गया डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स में लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। वो क्या कहला रहा है, डे न्यूट्रल प्लांट। और इसकी मैंने क्रॉप बताई आपको, कुकुम्बर एंड रूट।